तो हेलो दोस्तों। आज मैं अकेले ही हूँ, दूसरे को काम आ गया था। बाकी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरा नहीं है, क्योंकि उसके जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन थे वीडियो में वो मैं दे दूंगा इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं आज यहाँ, जैसे कि कल दो तीन टॉपिक थे हमारे पास बात करने को। जैसे कि कल के दिन हमारी विमेन्स टीम बाहर हो गई, सेमीफाइनल्स से बाहर हो गई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। उसके बाद बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में जो भी कुछ हुआ उस पर लास्ट में अपना 10-5 मिनट में कुछ पीओवी दूंगा। बाकी जो बेसिकली आपको कल का ही स्कोर कार्ड लग रहा होगा, मतलब कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो मैं बेसिकली आज के वीडियो में आया हूँ ये बात करने की, वाई वी लॉस्ट, मतलब द मेन रीजन वाई वी लॉस्ट दी सीरीज। तो कल की हार के बाद मैं, मतलब कि अब ठीक है, कंटेंट क्रिएशन से पहले भी रील का जमाना है। रील तो स्क्रॉल करता था, बस पहले जो समझता था, जो सीखता था, किसी के साथ शेयर नहीं करता था। अब चूंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करने लग गया हूँ, तो शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे पास रील आ रही है, लोग रील बना रहे हैं कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर अपने ऊपर से लाइमलाइट न जाए इसलिए वो वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं कराते हैं। उस लड़के की इतनी हाइप बनी हुई है, डेब्यू करा देते तो सारा मजा वही, मतलब सारा जो आई बॉल थे या सारा जो लाइमलाइट था वो सूर्यवंशी ही ले जाता। अब हार के बाद कह रहे हैं कि कम से कम सूर्यवंशी को एक मैच तो खिला देना था, हो सकता था कि वो एक आध मैच जिता देगा। तो लुक, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप किसी ऐसे लड़के को ले जाते हैं जिसने पास्ट में प्रूव किया है अपने आप को, नो डाउट वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के कैपेबल अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से तो है। अब कितना मेच्योर है वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप किसी यंग प्लेयर को अपने साथ ले जाते हैं, तो अगर आपका मुकाबला अगर आयरलैंड, मतलब कि आयरलैंड से, अब तो मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ लेकिन तब भी फिर भी अगर आपका मुकाबला आयरलैंड, जिम्बाब्वे, तो पूरे, सबसे पहले तो नो डिसरेस्पेक्ट टू दीज क्रिकेटिंग नेशन, बस आपके हिसाब मतलब कि आपकी, मतलब कि जो भी टीम है उस हिसाब से, तो ये सब लो रैंक टीम है, जैसे भी आपके यहाँ टैलेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। तो पूरा देश आपसे उम्मीद करता है कि आप जो नया प्लेयर लेकर गए हैं या कोई ऐसा प्लेयर लेकर गए हैं जो जिसको आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो आप ऐसे टीमों के खिलाफ डेब्यू करा देंगे। बट द फैक्ट कि वैभव सूर्यवंशी वो एज ओपनर ही खेलेगा जब भी खेलेगा, और अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेट में इंडिया के सेटअप में फिलहाल के लिए तो एकदम फिक्स प्लेयर है। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने पीछे वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को प्रूव किया, वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म खराब थी, तो हमको ही पता है कि अभिषेक शर्मा इस सेटअप का एक तगड़ा प्लेयर है। तो इस सिचुएशन में हमको संजू सैमसन को ड्रॉप करना पड़ जाता है, क्योंकि ईशान किशन को तो अब किसी हालत में टीम से ड्रॉप होना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है ओडीआई में भी उनको लगातार किसी न किसी तरीके से खिलाते रहो। तो संजू सैमसन को, जो इनके, मतलब कि हमारे जो शायद बॉलिंग कोच है, नहीं बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मॉर्कल है, हमारे जो बैटिंग कोच है, उन्होंने आके बोला था कि संजू सैमसन को हम ड्रॉप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप सबको ही पता है कि संजू सैमसन ने अभी T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए क्या किया है। तो अगर सिर्फ आप इस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू इसलिए करा देना चाहिए था क्योंकि अब अगर हम आप उसको लेकर गए थे तो आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ तो वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू बनता था, क्योंकि अब इंग्लैंड की सीरीज में तो आपके ऊपर प्रेशर हो गया है, आप तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम ही खिलाएंगे। आप अभी एक सीरीज हार कर जा रहे हैं तो अगले सीरीज में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से आपकी सोच है तो सही है, लेकिन आप ये जो लाइंस बोल रहे हैं कि वो रहता तो हो सकता था हम एक और मैच जीत सकते थे, इससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यही सेट ऑफ प्लेयर्स थे मोर और द लेस जो हमको अभी वर्ल्ड कप जिताए हैं 2026 का। मेजर प्लेयर यही थे, बस इसमें क्या चेंजेस थे, एक हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है और नीचे से एक जसप्रीत बुमराह इस टीम में नहीं है। बाकी हर्षदीप, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन वही प्लेयर हैं। एक कैप्टन चेंज हुआ है, सूर्य कुमार यादव आ गए हैं, तो चले गए हैं, श्रेयस अय्यर आ गए। तो मतलब कि ये है पूरा सेटअप। तो यही सेटअप अभी हमको वर्ल्ड कप जिताया था। तो मेन रीजन ये नहीं है कि हमने गलत प्लेयरों को सिलेक्ट किया या गलत सेट ऑफ स्क्वाड सिलेक्शन हुई ना।
जो हमारे पास टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, हम 2-3 टीमें बना सकते हैं। माजी में ऐसे हमारे कई प्रीवियस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे कई कैप्टनों ने कहा कि हम कैपेबल हैं 4 टीमों को एक साथ, मतलब 4 टीमें बनाए और चारों टीमों को अलग अलग जगहों पे हम एक साथ कोई भी सीरीज खिला सकते हैं, हमारे पास इतना टैलेंट है। द मेन रीजन वाई वी लॉस्ट दिस सीरीज जो मुझे लगता है इज नॉट बिकॉज कि हमने टीम सिलेक्शन गलत करी या प्लेइंग 11 गलत खिलाया। प्लेइंग 11 गलत खिलाया पहले मैच में 10% ये रीजन है, बट द मेजर रीजन कि हमारे प्लेयर्स आदती हो चुके हैं। पिछला वर्ल्ड कप हम कहाँ जीतते हैं? पिछला वर्ल्ड कप हम जीतते हैं इंडिया में जी। उससे पहले क्या खेल रहे होते हैं? हर साल हम क्या खेल रहे होते हैं? आईपीएल खेल रहे होते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम क्या खेले? आईपीएल खेले। और वो सब कुछ हुआ कहाँ? इंडिया में हुआ। और इंडिया पिछले 3-4 सालों से, मतलब कि अब हो गया है, ये निश्चित है कि अगर आप वहाँ आईपीएल खेल रहे हैं तो 210 200 प्लस तो एकदम नॉर्मल स्कोर हो गया है। बॉलर्स के लिए मदद ना के बराबर रहती है। किसी किसी मैच में मदद हो जाती है तो लोगों का ट्वीट आना शुरू हो जाता है कि क्या बोरिंग मैच हुआ, इंटरेस्ट नहीं हुआ, मेजोरिटी ऑफ लोगों का। हालांकि हमारे जो रिटायर्ड प्लेयर हैं वो अभी भी आके कहते हैं कि बॉलरों के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, पिच में कुछ तो होना चाहिए ताकि इक्वल गेम हो। लेकिन मैं टर्म यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे प्लेयर्स फ्लैट ट्रैक पर खेल खेल कर एकदम सेचुरेट सा हो गए। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स कैसे फ्लैट ट्रैक पर खेल कर सेचुरेशन की तरफ चले गए हैं, आदती से हो गए हैं। 2-3 एग्जांपल है। 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2024 वर्ल्ड कप हमारे एकदम स्लोइश स्लगिश पिचों पे हुआ जहां पे हम यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेले। वहां पर तो किसी टीम से रन नहीं बन रहे थे, लेकिन जब रन भी बन रहे थे तो मतलब हमारे जिन प्लेयरों ने रन मारा उनका क्या प्रोसेस था कि पहले वो टाइम लेते थे, उसके बाद वो हिटिंग के लिए जाते थे। पहली दूसरी बॉल से जो हिट करने जाता था, लाइक ऋषभ पंत जो मुझे याद आते हैं उस पूरे स्क्वाड में, उनकी बस एक ही अच्छी इनिंग थी वो पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी एज जाकर और कैसे जाकर वो हम सबको पता है। तो वो जल्दी आउट हो जाते थे। और एक 92 जो रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी, दैट इनिंग वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग, तो उस इनिंग को साइड रखते हैं। उसके अलावा जो विराट की फाइनल में इनिंग थी या पापू की फाइनल में इनिंग थी या रोहित का हाफ सेंचुरी सेमीफाइनल में था या अभी जितनी भी प्लेयरों की बाकियों की इनिंग थी, वाज लाइक कि पहले में वो टाइम ले रहे थे और फिर उसके बाद वो रनों के लिए जा रहे थे। उसके बाद जो हमारे नए नए सेट ऑफ प्लेयर्स आए, जैसे अभिषेक शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, श्रेयस अय्यर भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद नीचे जो हमारा एक पूरा आईपीएल खेल खेल कर और हैदराबाद जैसी टीमों का कल्चर देखकर ये ऐसा हो गया था कि जाना है, मारना है, सिचुएशन और ये सब गया तेल लेने, हमको पहली बॉल से मारना है। और इसका नाम दे दिया गया इंटेंट। अब आजकल होता क्या है कि पिच बाद में देखी जाती है, पहले बल्ला भाज दिया जाता है। बल्ला भाजने के बाद पता चलता है कि ओ बॉल में बाउंस ज्यादा थी, बॉल थोड़ा रुक कर आ जाता है। बॉल बल्ला मतलब पहले भाज दिया जाता है। तो याद होगा 2024 के बाद हम गए थे जिम्बाब्वे और वहां पे हम पहले ही मैच में 115 रन चेस करने में असफल रहे थे। उसके बाद जी वहां तो ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ 115 रन तो एनी डे एनी पिच कहीं भी चेज होना चाहिए किसी भी इंटेंट के साथ, चाहे आप टुक टुक होकर के खेल रहे हो चाहे कैसे भी खेल रहे हो। उसके बाद हम एशिया कप जो खेलते हैं उसमें भी एक मैच जो होता है, जो फाइनल होता है, थोड़ी सी स्लो पिच पे होती है, उसमें भी हमको चेस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इवन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पाकिस्तान ने हमसे ज्यादा गलतियां करी, इसीलिए वो हम एशिया कप का फाइनल जीते। और तिलक वर्मा से मैं इनिंग का क्रेडिट ले नहीं रहा हूँ, वो बहुत अच्छी इनिंग थी, लेकिन फिर भी हमको हमेशा प्रॉब्लम हुई है जब पिच में कुछ होता है बॉलर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 2-1 से सीरीज जीतते हैं, बट वहां आपको भी पता है कि जिस हिसाब से हमारे बैट्समैन इंडिया में परफॉर्मेंस देते हैं, इंडिया के पिचेस पे परफॉर्मेंस देते हैं, द काइंड ऑफ डिस्प्ले दे शोड इन इंडिया, उस तरीके का परफॉर्मेंस उन उनसे बाहर की पिचेस पे नहीं निकल पाता है। कोई भी रीजन हो सकता है। और द मेजर रीजन कि बॉलर्स को हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बाउंस स्विंग ये सब ज्यादा शुरू हो गया था। उसके बाद जहां पे स्लो पिच होती है, मेरा तो सबसे बड़ा कंसर्न टीम इंडिया इस सेटअप में टीम इंडिया से यही है कि स्लो पिचेस पे दिक्कत हो जाती है। एक एक प्लेयर पे अब आ जाते हैं वीडियो में। संजू सैमसन नो डाउट वो 3 इनिंग
आइकॉनिक इनिंग थी करियर में। अगर अब वो कुछ भी नहीं करते हैं तब भी उस 3 इनिंग के बलबूते वो इंडिया के T20 के तो अच्छे प्लेयर माने जाएंगे, क्योंकि वैसी 3 इनिंग खेलने के लिए प्लेयर्स को अपने कई वर्ल्ड कप लग जाते हैं। बट द थिंग, संजू सैमसन को एक चीज समझना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी, आप मतलब पिछले मैच में सेंचुरी मार कर आते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड पर, और अगले मैच में आप पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, और आपका गेम तो ऐसा लगता भी नहीं है कि आप पहली गेंद से छक्का मारने जाते हैं। आपसे बॉल ही नहीं देखी जाती, ना इन स्विंगर पड़ा जाता है, कभी आप इनसाइड एज लगकर बोल्ड हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी, मुझे उस 3 इनिंग से पहले संजू सैमसन एज ए पर्सन तो जैसे भी हूँ, एज ए क्रिकेटर कभी उतने ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं लगे। और आई एम ऑलवेज विद शुभमन गिल, की शुभमन गिल को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ठीक है वो कितना भी खराब खेल रहा है T20 में, बट फिर वही बात, इंडियन पिचेस पे भी तो वो भी अच्छा खेल लेता है। तो मुझे तो सुमन गिल ही लग रहे थे स्क्वाड में होने चाहिए, लेकिन संजू सैमसन को चांस मिला, संजू सैमसन ने प्रूव किया, संजू सैमसन ने हमको जवाब भी दिया कि व्हाट ही कैन डू। बट बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है संजू सैमसन। संजू सैमसन या तो 0 मारते हैं या 100 मारते हैं, तो ऐसे तो नहीं चले। आप ओपनर हैं, कम से कम आप 20 रन 30 रन ऐसे मार, आप या तो अंडर 10 आउट हो जाते हैं, या फिर एकदम ब्रिलियंट इनिंग खेल जाते हैं। तो और उस ब्रिलियंट इनिंग के लिए हमको फिर उम्मीद लगा के पढ़ बैठना पड़ता है कि आज संजू का दिन हो सकता है, आज संजू का दिन हो सकता है। आप एक टाइमिंग के प्लेयर होकर दिन के प्लेयर एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप टाइमिंग के प्लेयर हैं या तो आप दिन के प्लेयर हैं। दिन के प्लेयर होते हैं वो जिनको एक ही इंटेंट सिखाकर भेजा जाता है कि यू हैव टू गो थ्रो योर बैट, और आपको बस बाउंड्रीज लगाइए, आप 20 बॉल खेलिए, 50 रन टीम को दीजिए। संजू सैमसन की आपको इनिंग्स भी बिल्ड करनी है, आपको एक ठीक स्ट्राइक रेट से भी अपने पारी को कंटिन्यू करना है, लेकिन संजू सैमसन वो कर नहीं पा रहे हैं। बस लगता है कि हाँ आज संजू का दिन हो सकता है, और जिस दिन संजू खेल जाते हैं फ्लॉलेस खेल जाते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं रहता है संजू के लिए। अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है, हो ही जाना चाहिए अब तक उनको, कि उनकी जो ये इमेच्योरिटी है ना, कि वो मतलब डक पे डक, डक पे डक, डक पे डक, ये तो डक की एकदम एक मशीन हो चुके हैं। पता नहीं, मैं इनके गेम को इतना पैक करता था कि ठीक है, आपका आपको ड्रेसिंग रूम से ये कह के भेजा गया है कि आपको पहली बॉल से जाना है, बट अभिषेक शर्मा को कभी कभी देखना पड़ेगा कि आपकी आस्क क्या है उस गेम में। आपकी आस्क थी 155 रनों की, संजू सैमसन पहली बॉल पे आउट हो गए हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था, और आपको एक दो बॉल देखना चाहिए था। आप पहली बॉल पे छक्का मारना चाहते हैं, 155 रन की चीज है, वो आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए व्हेन यू आर चेजिंग अ टारगेट। आप अगर टारगेट सेट कर रहे हैं तो नो डाउट आप जितना दिमाग में बैठाल कर आए हैं उससे आप 10 रन ज्यादा ही मारने की कोशिश करेंगे, बट आपके सामने एक टारगेट सेट है कि आपको 155 तक ही जाना है। 160 165 बनाने के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल रहे, या पीछे हारे हुए मैच को जीत में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो अभिषेक शर्मा को ये चीज समझने की जरूरत है। उसके बाद ईशान किशन पे अभी कोई बात करने की जरूरत है नहीं। ईशान किशन वैसे भी इस मैच में रन आउट ही हुए हैं, तो ईशान किशन को भी रहने देते हैं। ईशान किशन इज टोटली इन गुड टच, और ईशान किशन ने वो जो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली थी, तो ईशान किशन प्रूव किया है कि वो स्लोइश स्लगिश पिचों पे भी खेल ले। श्रेयस अय्यर जी, अब श्रेयस अय्यर को भी एक चीज समझना पड़ेगा कि आईपीएल में कैप्टेंसी करना और इंटरनेशनल में कैप्टेंसी करना दो अलग चीजें हैं। आईपीएल में आप कर सकते हैं वो कैप्टेंसी की, जो मन जब मन किया तब उस बॉलर को दे दिए, जितना मन हुआ उतना टारगेट खा लिए, फिर अपने बैटिंग को बैक किया और उतना चेस करने चले गए, क्योंकि वहां ट्रू विकेट्स होती हैं। यहाँ पर अय्यर साहब जी वही करते हैं, अय्यर साहब का भी इनसाइड एज लेग के बोल्ड हो जाता है। एक तो जब भी प्लेयर्स का इनसाइड एज लग के बोल्ड होता है, मुझे दो ही केस समझ में आता है, या तो उस दिन उस प्लेयर से टाइमिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, या वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया है टारगेट का, या उसके ऊपर मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया है, तभी ये इनसाइड एज लग के बोल्ड होने वाला चोट होता है। तो ये श्रेयस अय्यर कप्तानी कैसी भी करें, बट रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत खराब शुरुआत हुई है उनके टेन्योर की। तो श्रेयस अय्यर को आगे देखना होगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब इंडियन ड्रेस में ये प्लेयर उतरे तो श्रेयस अय्यर को इतनी जल्दी सरपंच साहब करना छोड़िए, क्योंकि अभी तक एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर ने ऐसे कुछ सरपंचों वाला काम किया है नहीं। तो श्रेयस अय्यर को भी टाइम देना पड़ेगा हमको, और श्रेयस अय्यर का देखना पड़ेगा कि आगे के मैचेस वो कैसी कप्तानी करते हैं और क्या रिजल्ट होते हैं। क्योंकि हमें तो आदत है, हमें तो वर्ल्ड कप जीतने की आदत है, हमें तो कोई भी बायलेटरल सीरीज हारने की आदत नहीं थी। तो जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा गाज श्रेयस अय्यर पे ही गिरेगा कि आप कैप्टन बने, और कैसे हम लोग आयरलैंड से पहला सीरीज कैसे हार गए। इट इज जस्ट एम्बेरसिंग कि आपकी मेन टीम खेल रही है, उसके बाद आप आयरलैंड की बी या सी टीम से हार जाते हैं। तो क्रेडिट
जब मिलता है कप्तान को तो इसको भी कप्तान को ही सहना पड़ेगा। वर्मा का एक चीज, बस दो ही, तिलक वर्मा का क्या है, तिलक वर्मा को एंकर करने के लिए रखा गया है। हालांकि तिलक वर्मा का ऑर्डर एकदम नीचे कर दिया गया है, तो कभी कभी इनको आते ही के साथ मारना होगा। बट जब भी कोलैप्स होता है तो तिलक वर्मा का एक रोल होता है कि आपको पारी बिल्डअप करनी है। उसके बाद जो पारी बिल्डअप करता है उसका ही रोल होता है कि आपने इतनी सारी बॉल्स ले ली है तो अब आपको मैच फिनिश करके आना है। तिलक वर्मा सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, और वो भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं। तिलक वर्मा सिर्फ पारी को बिल्ड कर रहे हैं, और वो भी मुझे लगता है कि ज्यादा बॉल्स जाया करने के बाद कर रहे हैं। मतलब कि तिलक वर्मा पिछले कई इनिंग्स उनकी ऐसी हो गई कि उनकी सिर्फ रनअप बॉल ही होती है, 21 में 20, 32 में 21 टाइप की इनिंग्स होती हैं, और फिर तिलक वर्मा एट द एंड अपनी इनिंग फिनिश कर रहे हैं 46 बॉल्स में 55 रन, 119 की स्ट्राइक रेट से। तो 119 के तो स्ट्राइक रेट कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है। तिलक वर्मा अभी इस इंडिया ए के खिलाफ जब खेल रहे थे तब भी ऊपर से इतनी तेज शुरुआत के बाद आते थे तिलक वर्मा, 60-65 के स्ट्राइक रेट से इनिंग खेल जाते थे, 70 के स्ट्राइक रेट से खेल जाते थे, और जो टारगेट 20 रन ज्यादा हो सकता था उसको कम करके आ जाते थे। तो तिलक वर्मा को ही देखना हो, क्योंकि इस टाइप की इनिंग अगर केएल राहुल, विराट कोहली खेल जाते थे तो उनको पूरी दुनिया में ट्रोलिंग हो जाने लगती थी कि टुक टुक प्लेयर, टुक टुक प्लेयर, टुक टुक प्लेयर। तो तिलक वर्मा को भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की वो जो एक रन चेज थी, उसके भरोसे ही तिलक वर्मा का गाड़ी अभी तक चल रहा है। उसके बाद उनकी ऐसी कोई इनिंग नहीं आई है, और अब तो ये वाइस कैप्टन है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और मुझे तो ये सीरीज में इनके ये 55 रन भी फालतू के ही लग रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है ना कि आपने 46, वो भी एक छक्का मारे तब मतलब कि इनने 49 किए थे 44 बॉल। मतलब आप 44 बॉलों में अगर 44 सिंगल भी लेंगे तो 44 पे 44 होगा। इन्होंने T20 के नजरिए से कुछ खेला ही नहीं, 3 चौके मारे हैं और 1 छक्के। तो यू कांट जस्ट टेक टू मेनी बॉल्स। आप 120 गेंदों में 46 बॉल अकेले खेल जाते हैं, उसके बाद ऊपर से इतने विकेट गिरे, 155 का आप रिक्वायर्ड रेट को 10 पहुंचा देते हैं, कि फिर आगे आने वाले बल्लेबाजों को इतना तेज रन चाहिए होता है कि नहीं बन पाता है। बेसिकली बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के लिए यही करते थे कि 14-15 ओवर तक वो 6-7 की रन रेट मेंटेन करके खेलते थे। उसके बाद रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ जाता था कि नीचे वालों को मारने के चक्कर में आउट होना पड़ जाता था जल्दी जल्दी, और ब्लेम नीचे वालों पे ही आता था कि आप फिनिश नहीं कर पाए, ऊपर वालों ने तो पार्टनरशिप करके दी थी। तो तिलक वर्मा अभी तो समझ से परे है, इनकी कोई भी नहीं। अक्षर पटेल वैसे इस सीरीज में खेले बेकार ही हैं, बट अक्षर पटेल एज अ प्लेयर मुझे तो बड़ा पसंद है, अंडररेटेड है खैर। लेकिन अब अक्षर पटेल ऐसे काम ना करने लग जाए आगे आने वाले सीरीज में कि उनको अंडररेटेड ही रहना पड़े। बट बापू इज अ गुड प्लेयर, तो इन पे उतनी बात करनी, क्योंकि इधर तक तो गलती ही नहीं है, हमारे टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहे हैं, तो नीचे से फिनिश तो मतलब कभी कभी आप एक्सपेक्ट करेंगे ना। डेली आप रन 155 के रनचेज में आप 30 पे 3 हो जा रहे हैं, फिर 90 पे 5 हो जा रहे हैं, कुछ ऐसे सा आपका स्कोर चल रहा है, तो नीचे वालों पे प्रेशर आएगा ही। हालांकि जिताना इनको भी चाहिए था क्योंकि आयरलैंड की ही टीम थी, लेकिन अब जब सब फेल हुए तो ये सोचे कि हम क्यों चले, हम भी फेल हो। उसके बाद जी इस सीरीज में सबसे ज्यादा जिस प्लेयर पे बात हुई, हर्षित राणा, हर्षित राणा, हर्षित राणा। हर्षित राणा इज द ओनली प्लेयर टू वॉच आउट दिस सीरीज, डेब्यूटेंट को छोड़कर। हर्षित राणा ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे लिए सबसे बड़े पॉजिटिव है। बॉलिंग भी सबसे ज्यादा विकेट, सबसे कम इकोनॉमी के साथ, फिर बैटिंग में भी इन्होंने लास्ट ऑफ बॉल तक जो गेम गई, नहीं तो हम तो पहले ही आउट हो गए थे गेम से तिलक वर्मा के आउट होते ही। जो 10 बॉलों पे 21 रन की इनिंग थी, वॉज गुड। बाकी तो इस गेम में भी कुछ नहीं बचा था, और इस सीरीज में भी एज अ प्लेयर, एज अ टीम, हमारी परफॉर्मेंस बिलो द लेवल रही बहुत ज्यादा। आप 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज 2 बैक-टू-बैक मैचेस अगेंस्ट आयरलैंड। आप एक मैच हार गए कोई दिक्कत नहीं, सबने कहा कि हो सकता है पिच नहीं समझ में आई हो सकता है आयरलैंड अच्छा खेल गई, बट अगर आप 2 लगातार मैच आयरलैंड से हार रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गंदा खेले। तो मेरा जो मैंने जो मेन मेन रीजन था ये था जी, मेरा इस सीरीज को लेकर मेरा एक पूरा थॉट, मेरा क्या मैं सोच रहा हूँ और क्या है मेन रीजन मेरे हिसाब से इस सीरीज को हारने के। आगे आपको देखना होगा, विराट के जाने के बाद आपने कुल मिलाकर अभी तक एक ऐसा प्लेयर नहीं खोज पाया है, या खोजने की तलाश में जो भी है, आपको अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला है कि रन चेस जब भी हो आप आंख बंद करके बोल सके कि अरे अभी तो नीचे ये प्लेयर पड़ा हुआ है तो रन चेस तो हो ही जाएगा। क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ,
जब भी इंडिया विराट की रिटायरमेंट के बाद T20 में रन चेज पे आई है, मुझे डर हुआ है। और मतलब ऐसा हो रहा था जैसे इंडिया कांट इवन चेज 150 टाइप, मतलब कि मुझे तो ऐसा कभी कभी फील होता था उसके जाने के बाद। बट सम टाइम अच्छे अच्छे चेजेस हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लैग किए हैं। हमारा या तो इनिंग ही बिल्ड करते रह जाते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं, या फिर कोलैप्स टाइप हो जाता है। तो वी हैव टू थिंक इन चेस, मतलब कि पहले बैटिंग करके तो हम जीत रहे हैं, लेकिन हमको चेस में भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, और खासकर फंसी हुई पिचेस पे। क्योंकि इंडिया के फ्लैट ट्रैक पे तो मुझे पता है सारे धुरंधर हैं, सारे आएंगे 9 में 30 9 में 25 करने वाले प्लेयर हैं। लेकिन स्लोइस्ट स्लगिश पिचेस पे हमको देखना होगा। तो ये था जी मेरा कुल मिलाकर इस सीरीज की हार पर व्यू। अब थोड़ी सी बात जो कि ये है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जो आज न्यूजीलैंड ने वन साइडेड ये मैच भी हरा दिया, और न्यूजीलैंड 2-1 से ये सीरीज भी हार गई, जीत गई, सॉरी, न्यूजीलैंड 2-1 से ये सीरीज भी जीत गई। तो बेसिकली इसमें बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट हुआ, उस पर एक अलहदा वीडियो आ जाएगी, रील भी आ जाएगी। बट द मेजर टॉपिक विच आई वांट टू कवर, द वन थॉट विच आई वांट टू कवर, कि जैसे ही ड्रेसिंग रूम में बेन स्टोक्स ने मतलब कि रिटायरमेंट अनाउंस करी, मुझे उसके बाद का माहौल ऐसा लगा कि सारे प्लेयर्स मैनेजमेंट को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग अब बेन स्टोक्स क्या जो बेसबॉल एरा का नाम दिया गया वैसे ही खेलेंगे। मतलब दे आर कमिंग, पहले ही दूसरी बॉल पे रेड बॉल को स्कूप करने लग जा रहे हैं। एक प्लेयर जो रूट जो सचिन सर के रिकॉर्ड को पीछे करने वाले हैं, वो स्कूपों पे स्कूप पे स्कूप स्कूप पे स्कूप मारे जा रहे हैं, 300 प्लस से ज्यादा की रन चेज में, 382 शायद के रन चेज में। बेन स्टोक्स जी अपने दूसरे बॉल पर रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे हैं। हैरी ब्रूक जो इनका बहुत बड़ा टैलेंट है, वो 9 बॉल पे 21 रन मारकर आउट हो रहा है। मतलब जिनको T20 कल ही भी बोला था, वो तो खेल ही नहीं, और ये सब T20 में टेस्ट खेल रहे थे। मतलब ये कुल मिलाकर पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए तो नहीं खेल रहे थे, ये कुछ बस वर्ल्ड को दिखाना चाह रहे थे। अब तुक्के में कुछ अनहोनी हो जाती तो उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बट एट द एंड इंग्लैंड हमेशा से हारने वाली थी ये मैच। बट ये एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इतना वन साइडेड कर देंगे ये आखिरी सेशन, मतलब आखिरी इनिंग्स, अपने इंटेंट के चोट के चक्कर में। तो न्यूजीलैंड इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थ्रू आउट दिस सीरीज। बस पहला टेस्ट मैच उनका लॉर्ड्स का पिच भी आपको याद होगा कितना उबड़ खाबड़, मतलब अजीब सी बाउंस थी, उबड़ खाबड़ तो थोड़ा देहाती लैंग्वेज हो गया, अजीब सी बाउंस थी, कोई प्लेयर वहां पे रन मार ही नहीं पा रहा था। बेसिकली ग्लेन फिलिप्स आई थिंक दोनों इनिंग में 30 क्रॉस किए थे या कुछ ऐसा था, हाईएस्ट स्कोरर थे उस पूरे मैच में। तो उसके बाद लगातार दोनों मैचेस न्यूजीलैंड जीती। तो कुल मिला के इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे डेरी मिचेल, जिनका एक शानदार 241 बॉल में 100, मतलब ऐसी रिजिलियंस इंग्लैंड की तरफ से दिखी ही नहीं ना। इनके सबसे बेस्ट प्लेयर जो रूट की तरफ से दिखी, ये आ रहे थे बस बल्ला भाग रहे थे। तो जी आज मैं अकेला था, तो ज्यादा आपको मेरी ही आवाज सुनाई दी होगी इस पूरी, ज्यादा क्या पूरी ही, तो बीच बीच में आप स्किप करके वीडियो देखिए, देख सकते हैं। तो मेरे ये थॉट थे कि क्यों हम आयरलैंड से सीरीज आ रहे, और ये जो लास्ट में बेन स्टोक्स के लिए इंग्लैंड खेल गई आखिरी सेशन, आखिरी सेशन क्या, आखिरी पूरी इनिंग। तो ये सब जी थे मेरे थॉट इन दोनों टॉपिक्स पे। आपके क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, राय दें, और आप हमसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। और मतलब कि व्यूज तो आ रहे हैं, बट वन थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो। बाकी वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से पर्सनली ही बता रहा हूँ, कुछ मिलता उलता है नहीं, अभी तो हमको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन लाइक करने से किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, तो लाइक कर दें। बाकी वीडियो के लिए बने रहें आगे आने वाली, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि हमारी वीडियो आ गई है। अपना ध्यान रखें। गुड नाइट एंड भारत माता की जय। शुभ रात्रि।